तो कल अपन पढ़ रहे थे संतुलन समता। तो अपन ने जब पढ़ी थी कि जो एफसीसी संरचना होती है, इस एफसीसी की जो संतुलन समता कितनी होती है 74%। इसी प्रकार बीसीसी की भी पढ़ ली अपन ने। बीसीसी की जो संतुलन समता होती है वो होती है 68%। आज अगर अपन पढ़ेंगे सरल घनीय संरचना, सरल घनीय संरचना की संतुलन समता, सरल घनीय संरचना यानी एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल्स। इसकी जो सरल घनीय संरचना की जो संतुलन समता आती है, यह संतुलन समता आती है 52.4%। अब ये 52.4% कैसे आती है? अपन ने पढ़ा है सरल घनीय जो संरचना होती है वो किस टाइप की होती है। सरल घनीय संरचना इस सरल घनीय संरचना में जो अवयवी कण होते हैं, ये अवयवी कण केवल कहां पर होते हैं? कोणों पर होते हैं। अवयवी कण कहां पर होते हैं? कोणों पर होते हैं। इस प्रकार की जो संरचना होती है, कौन सी संरचना होती है? सरल घनीय संरचना। तो अब इसकी जो संतुलन समता आती है, वो इसकी संतुलन समता को अपन कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे अपन ने पहले ज्ञात करा था, माना गोले की लंबाई यानी अवयवी कणों की त्रिज्या, माना अवयवी कण यानी गोला की त्रिज्या आपने क्या मान ली? आर मान ली। इस कोर की लंबाई, कोर की लंबाई क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। अब देखो जो सरल घनीय संरचना होती है इसमें अवयवी कणों की संख्या एक आती है। कैसे आती है? क्योंकि इसमें अवयवी कण कोणों पर ही होते हैं, आर इंटू आर। तो अवयवी कण कितना है? एक, यानी एक गोले का आयतन निकाल लेते हैं। एक गोले का आयतन, अब अपन जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक गोला आ गया। कल अपन ने पढ़ा था एफसीसी में अलग गोले होते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीसीसी में अलग गोले होते हैं दो को तो 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ तो केवल एक ही गोला होता है, एक ही कण होता है, तो एक गोले का आयतन, ये गोले का मात्रक कोष्ठिका में कुल आयतन आ गया। अब अपन कोर की लंबाई ज्ञात करेंगे। जो इस प्रकार की जो सरल घनीय संरचना होती है, इसमें जो ये अवयवी कण होते हैं, प्रत्येक कोर में ये अवयवी कण इस टाइप से एक दूसरे को स्पर्श किए रहते हैं। अब इस गोले इसकी त्रिज्या, ये टोटल लंबाई आपने क्या मान रखी? ए मान रखी। इसमें अवयवी कण एक दूसरे को क्या किए रहते हैं? ये स्पर्श किए रहते हैं। तो ए बराबर क्या हो गया? ए बराबर 2r। इस टाइप से ये अवयवी कण एक दूसरे को क्या किए रहते हैं? स्पर्श किए रहते हैं। तो ए का मान आ गया, ये टोटल कोर की लंबाई ए, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2r आ जाएगा। तो घन का आयतन, क्योंकि अब आपके पास भुजा आ गई तो आप आराम से घन का आयतन निकाल सकते हो, ए क्यूब। तो ए का मान कितना आया? 2r क्यूब, 2r का होल क्यूब, तो 8r क्यूब, यह आपको घन का आयतन आ गया। अब आपने पढ़ रखा है प्रतिशत संतुलन समता। प्रतिशत संतुलन समता का सूत्र क्या होता है? प्रतिशत संतुलन समता, गोले का आयतन, गोले का आयतन, कुल आयतन बटा क्रिस्टल का आयतन यानी घन का मात्रक कोष्ठिका का कुल आयतन। तो गोले का कुल आयतन, क्योंकि एक ही गोला होता है, तो एक गोले का कुल आयतन कितना आ गया? देखो अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब। क्रिस्टल का आयतन यानी टोटल आयतन, क्योंकि अपन ने भुजा निकाली, इसमें दोनों गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहते हैं, तो इस गोले की त्रिज्या आर, ये भी आर, तो एक इसके बराबर हो गया। तो अपने पास 2r से इससे अपन ने घन का आयतन निकाल लिया। कितना है घन का आयतन? क्रिस्टल का आयतन टोटल कितना आ गया? 8r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब क्या है? 4/3 इंटू 8 इंटू पाई। पाई का मान क्या होता है? 22/7। प्रतिशत निकालते हैं, पिछले इंटू क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। प्रतिशत निकालते हैं, इंटू क्या कर दिया अपन ने? 100 कर दिया।
जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 4 से कट जाए, 2 बार कट, 2 से 50, तो इसकी जो 1100 अपॉन 21, इसकी जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो इसका जो मान आता है वो आता है 52.38%, या लगभग 52.40%। यानी इसकी जो संतुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है, 52.4% होती है। अब 52.4% इसमें अवयवी कण उपस्थित है, तो रिक्तिका वाला भाग कितना हो जाएगा, रिक्तिका वाला भाग 52.4 को अपन 100 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 47.60, ये इसका क्या आ गया प्रतिशत, रिक्तिका वाला भाग आ जाएगा। यानी इसकी जो अवयवी कण तो कितने भाग में उपस्थित है, 52.4% भाग में उपस्थित है, और जो रिक्तिका वाला जो भाग होगा वो कितने भाग में उपस्थित है, 47.6% भाग में क्या उपस्थित है, रिक्तिका। किसमें, सरल घने संरचना में। अब आपने तीनों घने संरचना पढ़ी, आपने पढ़ी एफसीसी, बीसीसी, इसका सिंपल है, कुछ नहीं, केवल इसमें क्या करेंगे, एक गोला है, एक गोले का आयतन निकाल लिया अपन ने, घन का आयतन निकाल लेंगे भुजा के, उसमें भुजा के समकोण त्रिभुज, यहाँ पर अपन को डायरेक्ट मालूम है कि इसमें दोनों ये कोर की जो लंबाई है ए, दोनों गोले स्पर्श किए रहते हैं, तो कोर की लंबाई क्वार के बराबर हो जाएगी। इससे घन का आयतन निकाल लेंगे और गोलों के आयतन में घन का आयतन का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, इंटू 100 कर देंगे, प्रतिशत संतुलन क्षमता आ जाएगी। तो तीसरा है एचसीसी, सरल घने, तो इसकी जो संतुलन क्षमता आई थी, इसकी कितनी आई थी, 74% आई थी। बीसीसी की संतुलन क्षमता आई थी अपने पास 68%, और एचसीसी की संतुलन क्षमता आज अपने पास कितनी आई है, 52.40%। ये तीनों के अपन ने संतुलन क्षमता निकाली। अब इसके पास रिक्तिका वाला भाग कितना बचा, 26%, इसके पास 32%, और इसके पास रिक्तिका वाला भाग कितना बताया, 47.60%। तो अब अपन देखते हैं तीनों संरचनाओं में फलक केंद्रीय, काई केंद्रीय और सरल घने, सबसे ज्यादा रिक्तिका किसके पास है, सरल घने। यानी सरल घने जो क्रिस्टल जालक होगा, ये जालक थोड़ा क्या होगा, मुलायम होगा, खोखला होगा, क्योंकि इसमें रिक्तिका वाला भाग अधिक है। सबसे ज्यादा जो मजबूत क्रिस्टल जालक होगा वो कौन सी संरचना वाला होगा, एचसीसी वाला, क्योंकि इसकी संतुलन क्षमता क्या है, 74% है। यानी इसमें 74% भाग में अवयवी कण उपस्थित है, केवल रिक्त वाला जो भाग बचा हुआ 26% है। जबकि सरल घने संरचना में जो रिक्त वाला भाग है वो कितना है, 47.60। इस प्रकार अपन तीनों की बारी बारी से क्या निकाल लेंगे, संतुलन क्षमता निकाल लेंगे। फलक एफसीसी की संतुलन क्षमता कितनी आएगी, 74% आएगी, बीसीसी की 68% आएगी, और एचसीसी की 52.40, इनकी क्या आएगी, संतुलन क्षमता निकाल। इस प्रकार अपन क्या करते हैं, सरल घने मात्रक कोष्टिका है, मात्रक कोष्टिका में क्या ज्ञात करते हैं, संतुलन क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। अब आता है अपना अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना तिरछा अनुपात। तिरछा अनुपात तुम्हें मैंने पहले भी बताई थी कि जो त्रिज्याएं होती थी, ये दो प्रकार की मैंने त्रिज्या बताई थी आपको, एक तो चतुष्फलकीय त्रिज्या और दूसरा क्या बताया था मैंने, अष्टफलकीय त्रिज्या। जो चतुष्फलकीय जो त्रिज्याएं बनती थी, रिक्तिका त्रिज्या, उस रिक्तिका का जो त्रिज्या अनुपात है उसका ज्ञात करेंगे। तो ये चतुष्फलकीय जो रिक्तिका होती वो इस टाइप की बताई थी, ये चतुष्फलकीय रिक्तिका थी, और जो अष्टफलकीय रिक्तिका थी वो आपको बताई थी मैंने, इस प्रकार जो रिक्तिका बनेगा। तो इस चतुष्फलकीय रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात कितना आएगा, और अष्टफलकीय रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात कितना आएगा। इसका जो त्रिज्या अनुपात था वो होता है 0.225, इसका जो त्रिज्या अनुपात आता था अपने पास 0.414। तो ये त्रिज्या अनुपात क्या होता है, इस त्रिज्या अनुपात को अपन कैसे ज्ञात करते हैं, तो त्रिज्या अनुपात क्या होता है, किसी भी आयनिक जो ठोस क्रिस्टल होता है, इस आयनिक ठोस क्रिस्टल में धन आयनों की त्रिज्या व ऋण आयनों की त्रिज्या के मध्य का जो अनुपात आता है, इस अनुपात को अपन क्या कहते हैं, त्रिज्या अनुपात कहते हैं। तो त्रिज्या अनुपात का फॉर्मूला हो गया, त्रिज्या
अनुपात बराबर धनायन की त्रिज्या बटा ऋणायन की त्रिज्या। यानी धनायन किसी भी आयनिक ठोस क्रिस्टल जालक में धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के मध्य का जो अनुपात आता है उस अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिज्या अनुपात। इस त्रिज्या अनुपात के द्वारा हम यौगिक की उस क्रिस्टल की समन्वय संख्या उपसर्ग संयोजन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? त्रिज्या अनुपात के द्वारा उपसंयोजन संख्या। जब हमें क्रिस्टल की उपसंयोजन संख्या पता चल जाए तो अपन उस क्रिस्टल की संरचना का भी अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मैं कुछ क्रिस्टलों की त्रिज्या अनुपात आपको बता रहा हूं और इनका संरचना किस टाइप की होगी, देखो थोड़ी देर। त्रिज्या अनुपात, उप संयोजन संख्या और इनकी आकृति संरचना। देखो अगर त्रिज्या अनुपात 0.155 से 0.225 के मध्य होता है, अगर किसी भी आयनिक क्रिस्टल में जो त्रिज्या अनुपात होगा वह 0.155 से लेकर 0.225 के मध्य होगा, तो ऐसे क्रिस्टलों की जो समन्वय संख्या होगी वो होगी 3। और जब जिनकी समन्वय संख्या 3 आती है उन क्रिस्टलों की जो आकृति आती है, संरचना आती है, वह संरचना होती है उनकी त्रिकोणीय। वो क्रिस्टल किस टाइप के होते हैं? त्रिकोणीय के। इसी प्रकार अगर त्रिज्या अनुपात 0.225 से लेकर 0.414 के मध्य हो, त्रिज्या अनुपात कितना हो? 0.225 से लेकर 0.414 के मध्य हो, तो ऐसे क्रिस्टलों की मात्रक कोशिकाओं की समन्वय संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और जिनकी समन्वय संख्या 4 होती है, जिस क्रिस्टल में समन्वय संख्या 4 आती है, उस क्रिस्टल की आकृति होती है चतुष्फलकी। अगर ये त्रिज्या अनुपात का मान 0.414 से लेकर 0.732 के मध्य है, 0.414 से लेकर 0.732 के मध्य आ जाए, तो इसका जो उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या, एक ही बात है, आप इसको उपसंयोजन संख्या बोल सकते हैं या इसको समन्वय संख्या बोल सकते हैं। तो इसकी समन्वय संख्या आती है 6 और इसकी जो आकृति होगी, जिसकी समन्वय संख्या 6 आ जाती है, तो ऐसे क्रिस्टलों की जो आकृति होती है वो होती है अष्टफलकी। और अगर त्रिज्या अनुपात 0.732 से 1.00 के मध्य आ जाए, तो ऐसे क्रिस्टलों की जो समन्वय संख्या होगी 8। कितनी होगी इनकी समन्वय संख्या? 8। और जिनकी समन्वय संख्या 8 होती है उन क्रिस्टलों की जो आकृति होगी वो घनीय होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिज्या अनुपात अगर हमें मालूम पड़ जाए, किसी भी क्रिस्टल का त्रिज्या अनुपात मालूम पड़ जाए, तो उस क्रिस्टल की उपसंयोजक संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं और उपसंयोजक संख्या के आधार पर उसकी संरचना का पता लगाया जा सकता है। अगर त्रिज्या अनुपात 0.155 से 0.225 के मध्य होता है तो समन्वय संख्या होती है 3 और उसकी आकृति होती है त्रिकोणीय। 0.225 से 0.414 के मध्य होता है तो समन्वय संख्या होती है 4, आकृति होती है उसकी चतुष्फलकीय। त्रिज्या अनुपात 0.414 से लेकर 0.732 के मध्य होता है तो समन्वय संख्या आती है 6 और उसकी आकृति होती है अष्टफलकीय। अगर त्रिज्या अनुपात 0.732 से 1 के मध्य आता है तो उसकी समन्वय संख्या होती है 8 और उसकी आकृति होती है घने। तो हम इस त्रिज्या अनुपात के आधार पर, सीमांत त्रिज्या अनुपात के आधार पर उस यौगिकों की क्रिस्टल की संरचना का पता भी लगा सकते हैं। कल या पढ़ सकता हूँ।